नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है जो कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है। साथ ही हम आपके लिए दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यूज लेकर आते हैं और नई रिसर्च के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। लेकिन ये जो मौसम अब चल रहा है भारत के कई इलाकों में, वो डेंगू का मौसम है, जिसमें हम कहते हैं कि डेंगू के मच्छर पनपने लगते हैं और ये बीमारी सर उठाने लगती है। और कई शहरों की म्युनिसिपैलिटी इस टाइम पर इस तरह से फॉगिंग कराती है ताकि इस पर काबू पाया जाए। कोरोना के काल में ये और चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि अगर डेंगू के मामले भी बढ़ेंगे तो उसकी दिक्कतें हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों के बीच में लगभग समान ही शुरुआती लक्षण देखे जाते हैं। तो चिंता की बात यह होती है कि कहीं ना कहीं एक बीमारी की वजह से दूसरी बीमारी के इलाज में असर न दिख जाए। तो क्या असर हो सकता है अगर ये दोनों बीमारी एक साथ होती हैं, और साथ ही हेल्थ केयर सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुचिन बजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। डॉक्टर बजाज, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। ये मौसम ऐसा है कि डेंगू के मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये चिंता की बात क्यों है? क्योंकि ये तो हर साल होता है, लेकिन कोरोना काल में क्या चिंता बन सकती है? देखिए, डेंगू अपने आप में ही एक बहुत चिंता की बीमारी है। हमने देखा है कि काफी मरीज काफी बीमार हो जाते हैं। जिन को डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाए वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में पहुंच सकते हैं, उनकी मौत भी हो सकती है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास हर साल यूजुअली हम लोग अपनी कैपेसिटी ऑगमेंट करते हैं, बेड्स को ऐड करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं कि हॉस्पिटल 10%, 20% बेड्स ऐड करें, डेंगू के मरीजों के लिए स्पेशल डेडिकेटेड डेंगू वार्ड्स बनाएं। अनफॉर्चुनेटली ये वाला रोल कोविड पहले ही ले चुका है। हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ऑगमेंटेड कैपेसिटी पे चल रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि बेड मिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, स्पेशली बड़े शहरों में। वहां पर कुछ हॉस्पिटल्स कंप्लीटली डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में डेंगू के पेशेंट्स को और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो उतने ही लेवल पर आता है डेंगू जैसा कि हर साल आता है। स्पेशली हमने देखा था 2017 में बहुत ही हेवी वेव में आया था हमारे पास। करीब करीब 2 लाख मरीज ऑलमोस्ट आए थे डेंगू के, और सबसे ज्यादा डेथ भी हुई थी। और हमें डर यही है कि यूजुअली हर 2 या 3 साल में ही बढ़ चढ़ कर आता है, हर साल ये नहीं आता है। जैसे पिछले साल कम था, तो भगवान से उम्मीद यही करते हैं कि इस साल भी कम हो। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी में आया तो प्रॉब्लम हो सकती है कि बेड्स अवेलेबल ना हो। दूसरी ये भी प्रॉब्लम है कि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो कोविड और इसमें डिफरेंशिएट करना, क्योंकि शुरू में वही तेज बुखार, वही शरीर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जनरल मलेज। इसी को लेके मैं सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में हमने आंकड़े जो दिखाए हैं उसके मुताबिक ये बढ़ता है, चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसा क्या कभी हो सकता है कि आप एसिम्टोमेटिक हो कोविड के, आप गए शुरुआती लक्षणों में डेंगू के और आपका इलाज कोविड का हो गया क्योंकि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा? क्या इस तरह के डर भी हो सकते हैं? जी, ऐसा होना बहुत ज्यादा तो लाइकली नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पॉसिबल है कि अगर जैसे आप फीवर लेकर गए तो आपको सस्पेक्ट किया जाएगा कि आप कोविड वार्ड में ही आइसोलेशन में एक्चुअली आप रखे जाएंगे पहले तो, और वहां पर और भी सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स हैं, तो ये भी चांस है कि आपको उनसे कोविड का इन्फेक्शन हो जाए। और या आप बिल्कुल ही एसिम्टोमेटिक थे और आपने अपना टेस्ट कराया तो भी हो सकता है कि वो, क्योंकि आप कोविड वार्ड में थे उन दिनों अपने टेस्ट के लिए, तो आपको पॉजिटिव आ सकता है। जी बिल्कुल। जी, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन डॉक्टर साहब इस बात पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब हम बढ़ते हैं मुंबई की तरफ, जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ बुजुर्गों को कोविड का खतरा नहीं है, जो युवा हैं उन्हें भी ये गलतफहमी है कि वो शायद ठीक रहेंगे और वो आसानी, अगर बीमारी हुई तो हल्की होगी। ऐसा नहीं है। वहां पर 34% ज्यादा अब देखने को मिल रहा है कि युवाओं में ये बीमारी फैल रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अस्पतालों में नौजवान कोरोना मरीजों की कतार बढ़ रही है। 32 साल की ये मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं। लक्षण दिखे लेकिन आम बुखार समझकर खुद दवा ले ली।
हालत बिगड़ने के बाद इन्हें बीएमसी के बीकेसी जंबो फैसिलिटी में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की नौबत आ गई। 22 तारीख से सिम्टम्स थे थोड़े थोड़े से, उसमें थोड़ा मुझे सर दर्द कर रहा था और हल्का सा बुखार था। तो मुझे लगा नॉर्मल फ्लू है, क्योंकि ऐसा 3-4 बार मेरे को पहले भी हो चुका है। 3-4 दिन तक मैंने नॉर्मल गोलियां खाई तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने टेस्ट कराया, टेस्ट में पॉजिटिव आया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कुछ गोलियाँ दी थी 5 दिन की, वो खाई, फिर भी कम नहीं आया। फिर मैं यहाँ पे एडमिट हुआ। इनकी उम्र भी 35 साल है। लक्षण दिखने पर खुद से दवा ली, तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल आना पड़ा। ये भी ऑक्सीजन बेड पर हैं। कुछ नहीं था तो नॉर्मल था, इतना ये नहीं था, थोड़ा सा बॉडी पेन था। मेरे को लगा नॉर्मल ठीक हो जाएगा। फिर मेरे सर का पहचान था तो इधर आया। ऐसे ही एक और 30 साल के युवा 5 दिनों के लक्षण के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इस वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। He had cough since 5 days and he was having shortness of breath, grade 3। यहाँ पर आने के बाद पेशेंट टोटली स्टेबल है। हमारे कैमरों ने ऐसी कई तस्वीरें कैद की हैं जिनमें खासकर युवा झुंड में बिना मास्क के दिख जाते हैं। अब मुंबई के अस्पतालों में युवा मरीजों की संख्या न सिर्फ बढ़ रही है, बल्कि ये अपने लक्षण को नजरअंदाज कर काफी देरी से टेस्टिंग करवा रहे हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से दवा ले रहे हैं। नतीजा, कईयों को सीधे आईसीयू में भर्ती होना पड़ रहा है। बीएमसी के बीकेसी जंबो फैसिलिटी की आईसीयू में 25%, तो बॉम्बे हॉस्पिटल में 30% और फोर्टिस में 16% मरीज 40 साल से कम उम्र के हैं। काफ़ी दिनों से ये देखा जा रहा है कि यंग एज के जो पेशेंट्स हैं, उसमें मेल भी है फीमेल भी है, कि वो कुछ दिन तक पॉजिटिव होने के बाद भी या सिम्टम होने के बाद भी अपने घर पे रह के या सेल्फ मेडिकेशन से लेते हैं और अचानक कुछ दिनों के बाद यहाँ आते हैं और हमारे डॉक्टर जब उनको एग्जामिन करते हैं तो देखा जाता है कि वो माइल्ड स्टेज से मॉडरेट स्टेज में आया जाता है। फिर मॉडरेट स्टेज से उनको फिर सीरियसनेस बढ़ते जाता है और उनका ट्रीटमेंट का स्टे बढ़ते जाता है और हो सकता है कुछ केसेस में वो आईसीयू में लैंड अप होते हैं। उसमें से कुछ केस उनकी डेथ भी हो सकती है। और मैं ये देख रहा हूँ कि उनको सिम्टम जो है ये कम से कम 7-8 दिन चलते रहते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल देखते हैं आके, उसके बाद किसी डॉक्टर से मिलते हैं और वो फिर बोलते हैं कि आप जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। तो यही एक चीज़ है जो कि अलग दिख रही है युवा पीढ़ी में, कि शायद जो है उनके सिम्टम्स जो है 4 या 5 दिन पुराने होते हैं और ये 4 या 5 दिन शायद घर में कोई गोली लेके क्रोसिन वगैरह की टैबलेट लेके निकालते हैं और जब उनसे फिर रहा नहीं जाता है तब फिर वो लोग हॉस्पिटल में प्रेजेंट हो रहे हैं। अभी पिछले 2-3 महीने के अंदर हमने देखा गया है कि 40 साल से कम उम्र के नवयुवक नौजवान काफी मात्रा में आ रहे हैं, काफी एडमिट भी हो रहे हैं पेशेंट। अभी इन लोगों का सबसे बड़ा जो हमने कारण नोटिस किया वो ये है कि एक तो वो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करते, या उनके अंदर मन में एक गलत भ्रांति है कि ये बीमारी सिर्फ एजेड लोगों को होगी या 60 साल से ऊपर वाले लोगों को, या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और कोई बीमारी है, उनको होगी। मुंबई में हुई अब तक कुल मौतों में करीब 5% मौतें नौजवानों की हैं। मुंबई में कुल कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या देखें तो करीब 31% मामले युवाओं के हैं। सिर्फ बीते महीने में ही युवाओं यानी कि 20 से 40 साल के मामलों में 34% की बढ़ोतरी दिखी है। डॉक्टर मानते हैं कि युवाओं की इम्यूनिटी इन्हें कोविड से ज्यादातर सुरक्षित रखती है, बशर्ते वो सावधानी बरतें और लक्षण दिखते ही टेस्ट करवाएं और सही इलाज लें। नहीं तो ये वायरस कम उम्र वालों के लिए भी उतना ही घातक है जितना बुजुर्गों के लिए। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक जुड़ गए, जो कि डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च जसलोक हॉस्पिटल मुंबई से। डॉक्टर पारिक, क्या युवा वहां पर लापरवाह हो गए हैं? नमस्कार अंजलि जी। जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया वो बिल्कुल सही है कि अभी युवा की संख्या बढ़ रही है जो बीमार पड़ रहे हैं। इसमें शायद 3 या 4 चीज हैं। एक तो पहली बात यह है कि युवाओं को काम पे जाना पड़ता है। जो लोग 60 उम्र से ज्यादा है वो घर पे बैठ सकते हैं, लेकिन अभी तो लॉकडाउन खुल गया है और युवाओं को कमाई के लिए काम पे जाना पड़ता है, वो पहली बात है। दूसरी बात, जैसे आपने बताया और रिपोर्ट में भी दिखाया, युवा अभी लापरवाह हो गए। उनको लगता है कि शायद हमको कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि ये बूढ़ों की बीमारी है और इस वजह से भी वो सावधान नहीं है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को लगता है, युवाओं की ही नहीं, कि अभी हमको सब पूरी जानकारी मिल गई है, व्हाट्सएप से, मीडिया से क्या करना है हम ठीक तरह से समझ पाते हैं और हम अपनी ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, एक दीवार पे लिखा था, हैरान होके किसी ने,
कि आज के युवा हमारी बिल्कुल बात सुनते नहीं है और भगवान का भी आदर नहीं करते, तो हमारे क्या सुनेंगे, जैसा चाहते हैं वैसे ही करते हैं। अभी ये आपको लगेगा कल परसों लिखा था, लेकिन ये 2500 साल पहले ग्रीस में एक दीवार पे लिखा था। तो ये तो है ही कि हर जनरेशन में युवा को एक तरह का कॉन्फिडेंस रहता है, एक तरह की लापरवाही रहती है कि हम सब कुछ जानते हैं जी। हमको किसका सुनना नहीं है, और इसी वजह से ये संख्या काफी बढ़ रही है। लेकिन उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक दूसरी लहर आ सकती है। आपके प्रोग्राम में बताया कि फ्रांस में दूसरी लहर आ गई है, बहुत सारे देशों में दूसरी लहर आ रही है, और 100 साल पहले जब इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुई थी तो 3-4 महीने के बाद जो दूसरी लहर आई वो पहले लहर से 3 गुना ज्यादा थी। बिल्कुल तो डॉक्टर दूसरी साहब, लहर हमारे आ पास सकती वक्त है। आज थोड़ा कम है, लेकिन आप बात सही कह रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, यही मैसेज है हमारा भी युवाओं के लिए। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, वापस लौटेंगे तो आपके सवालों के जवाब देंगे। और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। डॉक्टर प्रसून चैटर्जी हमारे साथ हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स में। थैंक यू डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल ले लेते हैं जो कि हमें रतन ने भेजा है गाजियाबाद से। मैं रतन कुमार गाजियाबाद से ये प्रश्न करता हूं कि क्या इस समय ट्रेन का सफर करना उचित होगा? यदि किया जाए तो कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए? डॉक्टर रतन जी, पहले तो हम कहेंगे अगर सफर को टाला जा सकता है तो वो करिए, क्योंकि अभी आपको समझ में आ ही रहा है कि किसी को भी कोरोना हो सकता है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो चाहे सिम्प्टोमेटिक हो। तो और अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जाना ही है, तो ट्राई टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। जो 3 चीज बार बार डिस्कशन हो रही है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए दूसरे जो आपके साथ सफर कर रहे हैं उनके साथ, और मास्क जरूर पहने रहिए थ्रू आउट योर ट्रैवल, और बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, और मिनिमम चीजों में हाथ रखिए। जितना अगर आप जाके ट्रेन को भी सीट में बैठ गए, उस सीट को भी पहले आप अपने साथ सैनिटाइजर जरूर करिए, उससे साफ करके, और बार बार हाथ को साफ करते रहिए। बट इट्स बेस्ट इफ यू कैन अवॉइड योर ट्रैवल। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, राजश्री का है औरंगाबाद से। हेलो, मेरा नाम राजश्री औरंगाबाद से। मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण में लोग उतना ही ज्यादा ठेले वालों से और खोमचे वालों से खा रहे हैं, तो क्या ये सेफ है? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि इंडोर डाइनिंग ज्यादा खतरनाक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ऐसा है कि बात वही है कि वायरस कहीं पे भी रह सकता है, किसी के साथ भी कैरी हो सकता है। तो एक ठेले वाला के साथ खाया तो कितना रिस्क ज्यादा है, या कोई होटल में खाया तो कितना सेफ है, ये बोलना बहुत कठिन क्वेश्चन है। सो एनीबडी एंड एवरीबडी कैन कैरी इन्फेक्शन। अगर डोनाल्ड ट्रम्प कैरी कर सकते हैं इन्फेक्शन, अगर हमारा ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट कैरी कर सकते हैं, तो कोई भी कैरी कर सकता है। दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो ठेले वाला तो ऑब्वियसली ही इज इन ओपन स्पेस, उनके लिए खतरा ज्यादा हो रहा है। ही इज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ एंड ऑल द मटेरियल जो भी वो यूज कर रहा है, तो उनके साथ तो चांस ज्यादा बढ़ जाती है। बट अगेन इफ यू ट्राई टू प्रेफर फूड एट होम, घर में बना हुआ खाना खाइए जो साफ सुथरा करके खा सकते हैं। एंड दिस इज द राइट टाइम व्हेन वी स्टॉप फास्ट फूडिंग। जितना संभव है फास्ट फूड लेना हम बंद कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम फॉर अस टू लर्न दैट। बिल्कुल, तो शायद जो डॉक्टर कह रहे हैं वो सही है। आपकी सेहत ओवरऑल भी अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी भी बेटर रहेगी अगर आप घर का पका हुआ खाना खाएंगे। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े आप और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। चलिए हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो मास्क जरूर पहनें और लोगों से दूरी बनाए रखें, और जब मौका मिले अपने हाथ साफ जरूर करें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।